इसी तरह दिन गुजरते रहे और मुन्नू अपने अब्बा की बहादुरी के कारनामे सुन सुनकर बड़ा होता रहा। उसे बोनो और उनके शहर से बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी और वो अक्सर ख्वाब में बोनो को जंगल से निकलकर मैदान में घूमते, नाचते, गाते देखता। कभी खुद को जादू के घोड़े पर बैठा हुआ हवा में उड़ता हुआ महसूस करता। एक शाम मुन्नू घर से गायब हो गया। माँ बाप सारे घर में ढूंढते फिरे कि शायद कहीं छुप गया हो, मगर उसका पता ना चला। रुस्तम खान हर एक के घर पूछते फिरे, सारे गांव में तलाश किया, मगर मुन्नू का निशान तक ना मिला। माँ रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। वो रुस्तम खान को धक्के दे देकर घर से बाहर निकालने लगी और कहने लगी, जाओ मुन्नू को ढूंढ कर लाओ। रुस्तम खान खुद भी मुन्नू के खो जाने से सख्त बौखलाए हुए थे। उन्हें यकीन था कि मुन्नू ज़रूर बोनो के जंगल की तरफ गया है और बोने उसे पकड़कर शहर के अंदर ले गए होंगे। उन्होंने सोचा कि अब बोनो के शहर जाना ही पड़ेगा और अपनी जान खतरे में डालकर उसको वापस लाना पड़ेगा। उन्होंने अपने खेत में जाकर एक फावड़े का टूटा हुआ फल उठाया और उसको आग पर गर्म करने लगे। जब वो सुरख हो गया तो हथौड़े से पीट पीट कर उसको चिपटा किया और एक छुरी बनाई जिसका दस्ता भी लोहे का था। फिर उन्होंने इस छुरी को खूब तेज़ किया। इस काम में आधी रात हो गई। उन्हें खाने पीने का भी होश न था। छुरी बनाने के बाद उन्होंने जादू के जूते पहने, खंजर कमर से बांधा, चांदी की लगाम, चांदी का चमचा और सुनहरा हार साथ लिया और बीवी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं मुन्नू को लेकर ही वापस आऊँगा। और रुस्तम खान दिन के निकलने से पहले ही बोनों के जंगल की तरफ चल पड़े। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रुस्तम खान लंबे लंबे डग भरते चले जा रहे थे। उन्हें बस एक ही धुन थी कि किसी तरह अपने मुन्नू को छुड़ा लाएं। बारिश तेज़ हो गई थी, मगर उनकी रफ्तार में कमी नहीं आई थी। वो दिल ही दिल में कह रहे थे कि आज फैसला हो जाएगा कि वो बोने ज़्यादा ताकतवर हैं या मैं उनको बता दूंगा कि रुस्तम खान गांव भर में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और बहादुर शख्स है। बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे, हवा साई साई करने लगी और बारिश बहुत तेज़ हो गई। कितने ही तूफ़ान लाओ, मगर मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा और मुन्नू को वापस ले जाऊंगा, रुस्तम खान ने चिल्लाकर कहा। वो ये समझ रहे थे कि यह तूफ़ान बोनों का लाया हुआ है और वो उनको अपने शहर की तरफ आने से रोकना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश ख़त्म हो गई और हवा भी बंद हो गई। बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। चांद धीरे धीरे बादलों में से झांकने लगा। हवा का शोर थम गया और चारों तरफ खामोशी छा गई। अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा, रुस्तम खान। ये आवाज़ दाईं तरफ से आई थी। उन्होंने फ़ौरन उधर मुड़कर देखा। झाड़ियाँ खामोश खड़ी थीं। रुस्तम खान, आवाज़ फिर आई, मगर इस मर्तबा पीछे से। रुस्तम खान फ़ौरन पलटे। रुस्तम खान, अब आवाज़ सामने की जानिब गूंजी। रुस्तम खान चक्कर खाने लगे और आवाज़ भी उनके चारों तरफ गूंजने लगी। रुस्तम खान ठहर गए और खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। अचानक कोई नरम ठंडी चीज़ उनके गाल से टकराई और पीछे कोई कहकहा लगाकर हंसा। रुस्तम खान का सारा बदन खौफ से कांपने लगा और माथे से पसीना फूट पड़ा। एक लम्हे बाद किसी ने उनकी गर्दन पर गरम गरम फूंक मारी और उनके कान में कहा, क्या हाल है रुस्तम खान? इस घबराहट और खौफ के आलम में कुछ देर खड़े रहने के बाद उन्होंने अपने आप से कहा, हौसले से काम लो रुस्तम खान, डरने से काम नहीं चलेगा। अगर डर गए तो मुन्नू को किस तरह छुड़वाओगे? उन्होंने जी कड़ा करके छुरी निकाली और हवा में घुमाकर चिल्लाए, तुम जो कोई भी हो यहाँ से भाग जाओ, वरना सबका काम तमाम कर दूंगा। खामोशी छाई रही। सिर्फ घास में हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती रही। रुस्तम खान ने छुरी फिर कमर में बांध ली और इत्मीनान का सांस लिया। उन्होंने अपने दादा से सुना था कि लोहे से बोने बहुत डरते हैं और लोहे के आगे वो बेबस हो जाते हैं, लेकिन अगर लोहे के हथियार का दस्ता लकड़ी या किसी और धात का हो तो फिर बोनों पर कोई असर नहीं होता। रुस्तम खान ने इसीलिए छुरी लोहे की ली थी। बोनों को भगाकर वो अपनी अक्लमंदी और बहादुरी पर खुश हुए और फिर तेज़ तेज़ कदमों से जंगल की तरफ चल दिए। वो खुशी से झूम झूम कर सीटी बजा रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सीटी बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रही हो। उन्होंने सीटी बजाना बंद करके खामोशी से सुना। हर तरफ उन्हीं की बजाई हुई सीटी गूंज रही थी। रुस्तम खान हैरान होकर चारों तरफ देख रहे थे, मगर कोई सीटी बजाने वाला नज़र नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सीटी की धुन ऐसी मीठी होती गई और रुस्तम खान को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उन्हें लोरी सुना रहा हो। उनकी आंखें बोझल होने लगीं और नींद आने लगी। वो एक दरख्त के साए तले लेट गए और आंखें बंद कर लीं। सीटी की सुरीली धुन उनके कानों में रस घोल रही थी और उनको थपक थपक कर सुला रही थी। वो नींद में डूबते चले गए। फिर अचानक हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। वो समझ गए थे कि ये बोनों की एक चाल थी कि वो सो जाएं और उनके शहर तक ना पहुंच सकें।
وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ راستے کو پہچان چکے تھے، یہ وہی پگ ڈنڈی تھی جس پر وہ اس بڑھیا کے ساتھ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بونے جنگل میں زمین کے نیچے شہر بنا کر رہتے ہیں اور ان کے اوپر بہت بڑا ٹیلا ہوتا ہے جس پر گھاس اگی ہوتی ہے۔ اسی گھاس میں شہر کا دروازہ چھپا ہوتا ہے۔ اب وہ جنگل کے قریب پہنچ گئے تھے، ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جنگل کے کنارے آ کھڑے ہوئے۔ بڑی بڑی کانٹے دار گھنی جھاڑیوں نے راستہ بند کر رکھا تھا اور جنگل میں داخل ہونا بہت دشوار تھا۔ اس قدر اندھیرا تھا کہ دو چار جھاڑیوں سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ رستم خان نے اپنی چھری نکال لی اور جھاڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنے لیے راستہ بنانے لگے۔ کانٹوں سے ان کے کپڑے تار تار ہو گئے، بدن پر خراشیں پڑ گئیں، مگر وہ ہمت سے کام لے کر آگے ہی آگے پسینہ بہہ بہہ کر ان کی آنکھوں میں پہنچ رہا تھا، شاخیں ان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، ہاتھ چھری چلاتے چلاتے تھک گیا تھا، مگر ان کو اس اندھیرے میں بھی منو کا چہرہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جوش میں آ کر تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر وہ ذرا کھلے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں ہلکی ہلکی روشنی بھی تھی اور تھوڑی دور ایک اونچا سا ٹیلا دکھائی دے رہا تھا جس پر ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہ جلد ہی اس ٹیلے کے قریب پہنچ گئے۔ انہیں گھاس میں ہرے رنگ کا ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جو دور سے بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا اور بڑی چالاکی سے بنایا گیا تھا۔ وہاں رک کر رستم خان نے سوچا، پتہ نہیں دروازے کی دوسری جانب کیا ہے اور اگر میں اسے کھول دوں تو کیا مصیبت مجھ پر ٹوٹے گی۔ وہ چند لمحے کھڑے رہے اور ہمت کر کے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلا، گھاس اور جھاڑیوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ رستم خان ایک پل کو خاموش کھڑے رہے اور پھر چھری اٹھا کر پوری طاقت سے دروازے کی چوکھٹ میں گاڑ دی۔